नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज बात होगी मैन्युफैक्चरिंग की। जैसे हम विकसित भारत की तरफ बढ़ते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके प्रदर्शन पर काफी कुछ निर्भर करेगा। देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जान डालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हम इन्हीं के बीच इस अहम क्षेत्र का जायजा लेंगे और इंडस्ट्री का नजरिया जानेंगे ताकि एमएसएमईज फ्यूचर रेडी बन सकें। आज के सेशन में हमें पुणे से ज्वाइन कर रहे हैं प्रशांत गिरबाने, डायरेक्टर जनरल, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, MCCIA। लुधियाना से मौजूद हैं उपकार सिंह आहूजा, प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग, CICU। और दिल्ली से हमारे साथ हैं राहुल अलुवालिया, फाउंडर डायरेक्टर, फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं प्रशांत जी के साथ। प्रशांत जी, ग्लोबल अनिश्चितताओं और टेंशन्स के बीच इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है। ऐसे में आप मौजूदा माहौल में मैन्युफैक्चरिंग के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं और आगे चलते हुए क्या इसकी अहमियत और बढ़ेगी? आज देखा जाए तो भारत की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन की तरफ जा रही है और हम जल्द ही अगले 2-2.5 साल में $5 ट्रिलियन तक जाएंगे। ऑलरेडी हम टॉप 5 जीडीपीज में हैं पूरी दुनिया भर में और अगले कुछ सालों में हम टॉप 3 में रहेंगे, सिर्फ चाइना, यूएस और इंडिया। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। पर दूसरा एक नजरिया देखना जरूरी है हमें विकसित होने के लिए, वो ये है कि पर कैपिटा जीडीपी हमारा क्या होता है। आज हमारा पर कैपिटा जीडीपी यानी पर पर्सन जो है वो $2,500 के लगभग है। चाइना देखा जाए तो $13,000 है, यूएस देखा जाए तो $80,000 पर पर्सन है। अगर हमें सही मायने में विकसित होना है तो ये टॉप 5 इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सराहना करनी चाहिए, पर उससे भी आगे बढ़कर हमें पर कैपिटा जीडीपी बढ़ानी चाहिए। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान होगा। इंडिया देखा जाए तो इंडिया में हमारी जो जीडीपी है, ₹100 की अगर जीडीपी है तो उसमें सिर्फ ₹17, 17% मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं। चाइना जो कि हमसे बहुत बड़ी जीडीपी है, हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 26% है। तो अगर हमें चाइना के साथ पॉजिटिवली कंपीट करना है, अगर हमें अपने जो लोग हैं भारतवासी है उनको पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके बिना ये सही मायने में विकसित होना संभव नहीं है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो 1/3 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिस सेक्टर से आता है वो एमएसएमईज होते हैं, तो उनको भूल नहीं सकते। राहुल जी, जहां एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है, पर यह बात भी सही है कि पिछले काफी समय से इस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान स्टैग्नेंट है, 15-16% के करीब। इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? पर कैपिटा जीडीपी हमारा जो है वो काफी कम है और ये बहुत जरूरी बात हो जाती है, क्योंकि इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमें कौन सी मार्केट को टारगेट करना चाहिए। अगर हम देखें तो इंडिया का टोटल जीडीपी जो है वो लगभग 3.5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन के आसपास है और हमारी पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन लोगों के आसपास, राइट। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, लगभग 25-26 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको सबको जोड़ लें तो उनकी पॉपुलेशन भी लगभग 1.3 बिलियन के आसपास ही हो जाती है, हमारी पॉपुलेशन जितनी। लेकिन अगर उनका जीडीपी टोटल किया जाए तो उनका जीडीपी टोटल करके हो जाता है 58 ट्रिलियन, $58 ट्रिलियन। तो हमें मतलब अगर किसी मार्केट को अगर आप कोई कंपनी होते और आपको बोला जाता कि आप 3 ट्रिलियन की मार्केट को टारगेट करो या 58 ट्रिलियन की मार्केट को टारगेट करो, तो बहुत क्लियर होता है आप कौन सी मार्केट टारगेट करना चाहेंगे। एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करना है तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंपीट करना होगा। बिना एक्सपोर्ट्स में जीते हुए आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को फास्ट नहीं ग्रो कर सकते। अगर हम पिछले 70 साल में किसी भी इकोनॉमी को देखें जिसने कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग की परसेंटेज को फास्ट ग्रो किया है, शुरुआत हुई थी ताइवान से, उसके बाद जापान, उसके बाद कोरिया, उसके बाद चाइना, अभी पिछले 10-15 सालों में वियतनाम और बांग्लादेश। दीज आर इकोनॉमीज जहां पे the manufacturing percentage has grown fast. Each and every single one of these economies has been
एक्सपोर्ट लेड, या आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा यदि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इस पे हम आ जाते हैं कि अब निर्यात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, हमारी एमएसएमईज बंधी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं हमारे पुराने इकोसिस्टम से, हमारे लीगल इकोसिस्टम से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम से। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस मोड पे आ गया है कि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अब बहुत आपको तंग नहीं करता। लेकिन जो हमारा लीगल इकोसिस्टम है, जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे एमएसएमईज को जकड़े हुए हैं, रोक कर रखे हुए हैं। हमें यही ठीक करना पड़ेगा यदि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं। राहुल जी, एक दौर ऐसा भी था जब एसएसआई सेक्टर के लिए करीब 800 आइटम्स को रिजर्व किया गया था। धीरे धीरे इसको डी रिजर्व किया गया। इसका एमएसएमई क्षेत्र पर इंपैक्ट को आप कैसे रीड करते हैं इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिवनेस के नजरिए से? हम मानते हैं कि अगर हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो हम रिजर्व कर दें उनके लिए कुछ, लेकिन एक्चुअली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इससे कोई खास फायदा हुआ नहीं। जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, जितने भी हमारी चीजें हैं जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम करती है, वो उतने ही पीछे रह गए दुनिया में जितने और कहीं नहीं, और बाकी सारी दुनिया आगे निकल गई यहाँ से हमसे। जब हमने रिजर्वेशन खत्म करी, उसके बाद थोड़ा बढ़ावा मिला है एक्सपोर्ट्स में, प्रोडक्टिविटी में। और क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई बड़ी फर्म्स हो, वो बड़ी फर्म्स छोटी फर्म्स को साथ लेके चलती हैं। बड़ी फर्म्स के लिए सप्लायर इकोसिस्टम जो होता है वो सारा छोटी फर्म्स का होता है। लेकिन अगर हम रिजर्व कर दें कोई कैटेगरी किसी चीज की छोटी फर्म्स के लिए, तो हमने बेसिकली बोल दिया कि यहाँ पे बड़ी फर्म्स बिजनेस कर नहीं सकती। जब बड़ी फर्म्स बिजनेस कर नहीं सकती तो वो निर्यात नहीं कर सकती, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकती, और उस रिजर्वेशन से नुकसान एंड अप होता है छोटी फर्म्स का ही होता है। तो मेरे हिसाब से ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की रिजर्वेशन ने हमारे लिए नुकसान किया है, और हमारी छोटी फर्म्स का नुकसान किया है स्पेशली। उपकार जी, लैंड और इंफ्रा संबंधित मुद्दों को एड्रेस करने के लिए अब पूरा जोर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज पर है, जिसमें प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी होगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है। इसमें राजपुरा पटियाला भी शामिल है। क्या इन कदमों से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज अगले चरण पर पहुंच पाएंगी? ये देखिए, बड़ा अच्छा स्टेप है कि गवर्नमेंट जो बड़े इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्सेस है बनाने जा रही है, मगर इसमें लुधियाना पंजाब में भी एक राजपुरा और यहाँ एक पटियाला में एक पार्क आ रहा है, मगर वो आप समझो कि हार्डली इट विल कैटर टू 2-3% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसको कहते हैं ग्रीन स्टैम्प पेपर का। उसमें क्या है कि जो अगर आपको लैंड लेनी है, आपने जब डील की उसको एग्रीमेंट सेलर और बायर ने किया, तो उस टाइम आप उसके डॉक्यूमेंट इन्वेस्ट पंजाब में सबमिट कर दो, और जब आपको रजिस्ट्री मिलेगी वो ग्रीन स्टैम्प पेपर के पे मिलेगी। उसका मतलब है कि सारी क्लियरेंसेस ऑलमोस्ट इसके साथ है, क्योंकि मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में तो 1-2% इंडस्ट्री वाले जा पाएंगे। और जो क्या है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जैसे कि पुराने एरियाज में लगी हुई है, उसका भी एक मेजर चंक है। और क्या है कि पहले कोई इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं थे, बिल्डिंग लॉज इतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे। अब सडनली पिछले 2-3 सालों से ये चीजें स्ट्रिंजेंट हो गई, चीजें डिजिटलाइज हो गई। सो जो पुरानी इंडस्ट्री लग रही है उसको मैं समझता हूँ कि एक साइड पे रखना चाहिए, और जो नए पार्क डेवलप हो रहे हैं उनको वर्ल्ड क्लास डेवलप करना चाहिए, और जो पुरानी इंडस्ट्री के इश्यूज है वो भी साथ साथ रिजॉल्व करने चाहिए। ये बहुत अच्छा स्टेप है, मगर मैं इसमें 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि एक तो उसके साथ रेलवे कनेक्टिविटी, जो पोर्ट से दूर है रेलवे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जो वर्कर्स हैं उनके रहने के लिए रेजिडेंस होने चाहिए। इसके अलावा सोलर पावर का अरेंजमेंट होना चाहिए। जो हमारा एफ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, उसकी ट्रीटमेंट के लिए प्रोविजन होना चाहिए। सो ये जो पार्क हम बनाएं उनको 360 डिग्री देख के बनाएं, ताकि बाद में कोई उसमें हिच ना। प्रशांत जी, 12 प्रोजेक्ट्स में महाराष्ट्र का डिग्गी भी शामिल है। ऐसे में जब बात इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन की हो रही है, तो क्या आपके कोई सुझाव होंगे?
जरूर, अब देखा जाए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल है, इसलिए कि हम कोई भी दुनिया भर की बड़ी सिटीज देखते हैं, जैसे कि एम्स्टर्डम, एंटवर्प, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, ये सभी पोर्ट लेड डेवलप्ड सिटीज हैं। तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सी रूट से जो निर्यात होती है वो हमेशा अच्छी मानी जाती है, सस्ती मानी जाती है, कॉम्पिटिटिव मानी जाती है, तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तीसरी बात यह है कि दीघी महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे जो कि मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं उससे बहुत नजदीक है वैसे देखा जाए तो। चौथी बात यह है कि दीघी में 6000 एकड़ जो एरिया है उसे डेवलप किया जा रहा है इस इंडस्ट्रियल सिटी के लिए। लगभग 6000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसकी कॉस्ट होगी, एंड इट इज सपोज टू अट्रैक्ट अबाउट 1 लाख जॉब्स एंड 38,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। नाउ दैट्स सिग्निफिकेंट। इससे जॉब क्रिएशन होगा, इससे सेक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंजीनियरिंग सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, आप देखो तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इनमें जॉब क्रिएट्स होंगे। और एक बहुत अहम बात है, इंडिया में हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स है, एमएसएमईज हैं, वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं बनते क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 14% माना जाता है। ये जो पोर्ट है, पोर्ट के विसिनिटी में जो लोग रहेंगे उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट वो ड्रॉप डाउन टू सिंगल डिजिट, लगभग 8-9% पे आ जाएगी, तो वो लोग कॉम्पिटिटिव रहेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ऐसे देखा जाए तो इस इनिशिएटिव की सराहना करनी चाहिए। अब बस यही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छी पहल है, इसे जितने जल्दी एग्जीक्यूट किया जाए उतना अच्छा रहेगा। राहुल जी, आपने अभी पंजाब और महाराष्ट्र से इंडस्ट्री की राय सुनी। आप हमें इंडस्ट्रियल सिनेरियो के साथ लेबर रिफॉर्म्स पर अपना नजरिया दे सकें। आई स्टार्ट विद लेबर रिफॉर्म्स, क्योंकि देखिए लेबर रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए बट लेबर के लिए। हमने अपने लेबर प्रोटेक्शंस इतने ज़्यादा रिजिड कर दिए हैं कि सिर्फ जो लेबर ऑलरेडी फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनको प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं करना चाहता और कोई यहाँ पे लेबर को एम्प्लॉय करना नहीं चाहता, बिकॉज देन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू मैनेज। सो वी डेफिनेटली नीड लेबर रिफॉर्म्स, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पॉलिटिकली बहुत मुश्किल हो जाता है लेबर रिफॉर्म्स। इमीडिएटली सब लोग टूट पड़ते हैं कि आप लेबर के खिलाफ हैं, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं, पर फिर भी समझाना मुश्किल है। यहीं पे आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट जरूरी हो जाता है का पॉइंट आता है कि बिल्कुल अच्छा पहल है, जैसे प्रशांत जी और उपकार जी दोनों ने कहा, लेकिन इसको पूर्ण करने के लिए हमें इसको रिफॉर्म्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। कि अगर हम देश भर में नहीं पर कम से कम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हम सेटअप कर रहे हैं, वहां पे हम थोड़े से और रिफॉर्म्स, स्पेशल जोन्स बना के वहां पे रिफॉर्म्स कर दें कि यहाँ पे अलग तरह के लॉज लागू होंगे जो इंटरनेशनली कंपेटिटिव है। स्पेशल सिटीज, इंडस्ट्रियल सिटीज का जो डिक्लेरेशन हुआ है उनको रिफॉर्म्स के साथ जोड़ देना चाहिए, ताकि वहां पे जो देश भर में या स्टेट भर में लागू होते हैं कानून लेबर पे या दूसरे एरियाज पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भी अलग अलग चीजें आती हैं उनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए इस तरह से, ताकि लेबर की प्रोटेक्शन भी हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट ना हो तो आप लेबर को प्रोटेक्ट करके क्या करेंगे? लेबर तो वहाँ पे खेतों में काम कर रही है जहाँ पे उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसकी जगह फैक्ट्री में काम करेंगे, ज्यादा अर्न करेंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। प्रशांत जी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए डॉर्मेट्री टाइप व्यवस्था देने की बात है। ऐसे में क्या आप मानते हैं वॉक टू वर्क की सुविधा देने से पूरे ऑपरेशंस को काफी बल मिलेगा? हमारे पास वर्किंग फैसिलिटी, द अकोमोडेशन फैसिलिटीज शुड बी क्लोजर टू द वर्किंग प्लेसेस। ये बहुत जरूरी है, स्पेशली वो लोग, वो कामगार लोग, वो वर्कर लोग जो बॉटम अप पिरामिड होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल है, और इससे थोड़ा फिलिप भी मिलेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बढ़ेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, सो इट विल बी बिट ऑफ अ पॉजिटिव साइकिल इफ यू स्टार्ट डूइंग इट। बट बात सिर्फ यही आती है कि जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है, मेरी एक रिक्वेस्ट होती है किसी भी लीडर से, पॉलिटिकल लीडर से, कि आपने जो अनाउंसमेंट की है उसके ऊपर एक ट्रैकर लगाइएगा ताकि हर महीने या हर क्वार्टर हम देख पाए कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, वरना अगला साल आएगा, अगली अनाउंसमेंट आएंगे और हम भी भूल जाएंगे।
तो ये अच्छी पहल है। हम चाहते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन जो है, इसकी अब चर्चा हो। उपकार जी, 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करने की योजना है। इसमें कोर्स कंटेंट इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से होगा और इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए नए कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आप भी आईटीआई के साथ कनेक्टेड रहे हैं, ऐसे में इस पर आपकी क्या राय होगी? ये देखिए, आईटीआई वर्कर्स और जो स्किल डेवलपमेंट है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो यंगस्टर्स हैं वो 10th और 12th के बाद ड्रॉप आउट है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। वो आगे पढ़ना नहीं चाहते। उनको अगर हम स्किल्ड वर्कफोर्स बनाते हैं तो उसका इंडस्ट्री को बड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा, और जो हमारा जनरल जो हमारे इनहेबिटेंट्स हैं उनको बेनिफिट होगा। और गांव में और जो सबर्ब में काफी ज्यादा ऐसा टैलेंट अवेलेबल है जिसको हम कैश नहीं कर पाते। तो हमने एक पुरानी बिल्डिंग थी, उसको स्किल डेवलपमेंट सेंटर में कन्वर्ट कर दिया, और वहां से जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, इस टाइप के कोर्सेज हम यंगस्टर्स को करा के, और उसकी ब्यूटी ये है कि जितने लोग भी हम ट्रेन करते हैं वो 100% इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कोई खाली नहीं रहता। और जो आईटीआई की बात आपने की है, आईटीआई हमें अपग्रेड करने चाहिए। गवर्नमेंट इस पे काफी फोकस कर रही है और पिछले 3-4 सालों में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। प्रशांत जी, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया गया है। इसमें मशीनरी और इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए बिना कोलैटरल टर्म लोन दिया जाएगा। इसके क्रियान्वयन पर आप क्या कहेंगे? इस बजट में वित्त मंत्री महोदय ने कह दिया कि 100 करोड़ तक अभी गारंटी कवरेज मिलेगा, यानी सिर्फ स्मॉल और मीडियम नहीं, स्मॉल और माइक्रो नहीं, तो मीडियम स्केल के लोग हैं उन्हें भी इसका बड़ा कवरेज मिलेगा, वो की अच्छी बात है। पर देखा जाए तो लगभग ऑन एन एवरेज जो क्रेडिट गारंटी होती है ना, वो 9-10 लाख रुपीस का लोन होता है। तो इसका मतलब बहुत सारे माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को इसका फायदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स। इसका इंप्लीमेंटेशन भी कई हद तक काफी अच्छा है। उपकार जी, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जॉब्स को बढ़ावा देने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान भी हुआ है। आपको इंडस्ट्री से इस पर कैसा फीडबैक मिल रहा है? जो पीएफ डिपार्टमेंट है उन्होंने इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी है और इंडस्ट्री से इसके सुजेशन मांगे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, और इसको जैसे प्रशांत जी ने पहले बोला है कि स्कोर कार्ड होना चाहिए हर स्कीम का, तो मैं समझता हूँ इसका स्कोर कार्ड स्ट्रेंथन किया जाए कि कितने लोगों का इसका बेनिफिट मिलता है। पीएफ डिपार्टमेंट 3 ऐसी स्कीम ला रहा है, और मुझे लगता है उससे इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट होगा। जो हम वर्कर्स रखते हैं, जो जॉब क्रिएशन करते हैं, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो एग्जिस्टिंग भी हमारी जॉब्स, अगर किसी ने पिछले 3 साल में जो जॉब क्रिएशन की है उसमें उसका भी बेनिफिट उसको इस स्कीम में मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम आज मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। एसएमई एक्सप्रेस में आज बात मैन्युफैक्चरिंग की। हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत गिरबानी, उपकार सिंह आहूजा और राहुल अहलूवालिया। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी, एक तरफ चाइना +1 के तहत मौके, तो दूसरी ओर बांग्लादेश वियतनाम से टक्कर। ऐसे में आप इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को कैसे रीड करते हैं? देखिए, सबसे जरूरी है कि हमें अपना इकोसिस्टम इंप्रूव करना है, कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करनी है, रिफॉर्म्स इंप्रूव करने हैं। और ये बहुत मुश्किल टास्क है क्योंकि पॉलिटिकली हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है इंप्रूवमेंट करना, क्योंकि ऑपोजिशन आ जाती है। तो हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करने का। एंड इसके मॉडल्स चाइना में भी, वियतनाम में भी बहुत जगह हैं जिनको स्पेशल जोन्स कहते हैं, कि वो अपने बड़ा पोर्ट के आसपास एक बड़ा जोन डिक्लेयर कर दिया जहाँ पे आप कंप्लीटली एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली रेगुलेशन और एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर ले आते हैं, और सिर्फ एक बड़े रीजन को डेवलप करके हम बहुत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि शेंजन एरिया के आसपास 300 स्क्वायर किलोमीटर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये 300 स्क्वायर किलोमीटर में इतना एक्सपोर्ट होता है कि पूरे इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के मुकाबले है, सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर में, जो कि एक बड़े शहर का साइज है।
तो अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें अपने एफर्ट्स को और 4-5 एरियाज में डिसाइड कर लें कि हम यहाँ पे बस मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी करके जीतेंगे, चाइना से जीतेंगे, वियतनाम से, और बस ये इंडस्ट्री फ्रेंडली हैट डाल लें कि हम कैसे इंडस्ट्री को हेल्प कर सकते हैं इन एरियाज में, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रशांत जी, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ यूथ का कम रुझान है, तो वहीं विमेन पार्टिसिपेशन को मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट के लिए कैसे कदम बढ़ाना होगा? धन्यवाद। मेरे ख्याल से अगर मैन्युफैक्चरिंग में लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाना अगर है तो आपको सबसे पहला काम करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। टू ओपन अ बिजनेस इतना आसान होना चाहिए कि लोग सोचे कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात है एग्जिट करना भी आसान होना चाहिए, अगर बिजनेस फेल हो गया तो मैं कुछ और कर सकता हूं। दूसरी बात, जो कैपिटल है, अगर कैपिटल इजीली एक्सेसिबल हो जाए, जैसे कि ई कॉमर्स जो स्टार्टअप्स है उसके लिए इजीली कैपिटल अवेलेबल होता है अगर अच्छी आइडिया है तो वैसे अगर कैपिटल इजीली अवेलेबल हो जाए तब भी लोग करेंगे। तीसरी बात, विमेन मैन्युफैक्चरर्स, विमेन हाफ ऑफ आवर सोसाइटी 50% विमेन होती है, फिर भी एमएसएमईज में 20% से कम उनका सहभाग है। अगर इसे बढ़ाना है तो डेडिकेटेड क्लस्टर्स बनाने चाहिए जहां पर सिर्फ विमेन मैन्युफैक्चरर्स रहेंगी। उपकार जी, चलते हुए एमएसएमईज के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखो, एमएसएमई को दो चीजों पे खास फोकस करनी चाहिए। एक तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे, आप मानिए ना मानिए, हमारी टेक्नोलॉजी आज भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। मैं जापान की बात नहीं करता, मैं चाइना की बात करता हूँ इवन, कि हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी, जो हमारे बहुत से ऐसे सेंटर गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं ड्यूरिंग लास्ट 30-40 ईयर्स, जिनको हमने बनाया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मगर वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए। उनकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस करवा के और उनको दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, ताकि जो उनको जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो पूरे हो सके। और जो नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी, और जितनी भी उसको हम इन्वायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस का नाम देते हैं, जर्मनी वगैरह में और यूरोप में अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो आने वाले सालों में उस पर ड्यूटी लगेगी। अगर हम ESG अनेबल्ड नहीं है, डिफरेंट तरह के बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। सो इंडस्ट्री को आज से सस्टेनेबिलिटी पे काम करना चाहिए। तो एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में इतना ही। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर हमने आपको 360 डिग्री नजरिया दिया। पार्टिसिपेट करने के लिए प्रशांत गिरबानी, उपकार सिंह आहूजा और राहुल अलुवालिया, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।